बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, सोवर्णगढ़, जिसकी सीमाएं सूरज की पहली किरणों से जगमगाती थीं और जहां के महल संगमरमर के नहीं बल्कि लोगों के विश्वास और परंपरा से बने थे। इस राज्य की एकमात्र राजकुमारी थी अदिति। राजकुमारी अदिति न केवल रूपवती थी बल्कि शास्त्रों और राजनीति में भी निपुण थी। वह तलवार चलाना जानती थी, घुड़सवारी में निपुण थी और उसकी आंखों में गर्व का तेज था। लेकिन एक बात थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी, उसका आत्माभिमान। उसने हमेशा महलों में सेवा होते देखी थी, जहां हर कोई उसकी आज्ञा के लिए तत्पर रहता। वह जानती थी कि वह विशेष है, लेकिन इस विशेषता ने उसके हृदय को थोड़ा कठोर बना दिया था। राज्य के एक सुदूर कोने में एक नौजवान मजदूर रहता था, आरव। वह पत्थर तोड़ता था, लेकिन उन पत्थरों में जीवन भर देता था। उसका मन कलाकार का था। वह पेड़ों की छांव को देखकर गीत गुनगुनाता, मिट्टी को छूकर उसमें से आकृति गढ़ता और हर चीज में सुंदरता खोजता। उसका तन भले ही कठोर श्रम से थका हुआ रहता, लेकिन उसकी आंखों में एक शांत गहराई थी। एक दिन सुबह का सूरज निकला था और राजकुमारी अदिति घोड़े पर सवार हो शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़ी। सैनिकों और सेविकाओं से आगे निकलते निकलते वह अकेली पड़ गई। दूर दूर तक सिर्फ पेड़, पत्ते, पक्षियों की आवाज और प्यास से सूखता गला। घोड़ा भी थक चुका था। भटकती हुई वह एक संकरी पगडंडी पर पहुंची, जहां जंगल थोड़ा खुलता था और एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी, मिट्टी और घास से बनी। लेकिन आसपास सजी हुई कुछ छोटी मूर्तियों और साफ सुथरे आंगन ने बताया कि यहां कोई साधारण नहीं, सलीकेदार व्यक्ति रहता है। अदिति की हालत देखकर आरव जल्दी से बाहर आया। उसने न कुछ पूछा, न राजकुमारी की पोशाक पर ध्यान दिया। बस मुस्कुराकर बोला, बहन, लग रहा है तुम थकी हुई हो। ये लो पानी, और अगर चाहो तो थोड़ा सुस्त भी सकती हो। राजकुमारी चौंकी। पहली बार किसी ने उसे बहन कहकर पुकारा। वह राजमहल में जन्मी थी, वहां उसे रानी जी, देवी जी या राजकुमारी साहिबा कहकर ही बुलाया जाता था। लेकिन इस युवक की आंखों में कोई भय नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, बस सच्ची मानवता थी। आरव ने एक मिट्टी के प्याले में ठंडा पानी दिया जो पास के झरने से लाया गया था। फिर उसने बची हुई रोटी और सब्जी रख दी, सादा लेकिन आत्मीयता से परिपूर्ण। राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रोटी में उसे मां की ममता जैसी गर्माहट महसूस हुई। आरव बोला, तुम चाहो तो यहीं बैठ जाओ थोड़ी देर। जंगल में अकेली लड़की का भटकना ठीक नहीं होता। जब सूरज थोड़ा झुकेगा, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा दूंगा। अदिति बस चुपचाप उसे देखती रही। यह कौन था? एक गरीब मजदूर, लेकिन जिसने उससे न पहचान पूछी, न डर दिखाया, सिर्फ अपनापन। उसी शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश में सुनहरी रेखाएं बिखर रही थीं, राजकुमारी ने पहली बार किसी साधारण इंसान की साधारण बातें सुनी, लेकिन उनमें असाधारण सोच छुपी थी। आरव ने कहा, हर पत्थर में कुछ ना कुछ सुंदरता छुपी होती है राजकुमारी। अगर उसे किसी ने देखा नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि वो अनमोल नहीं। अदिति ने पूछा, तुमने मुझे राजकुमारी कहा? आरव मुस्कुराया, नहीं, मैंने सिर्फ एक पत्थर की बात की थी जिसे शायद किसी दिन कोई तराशेगा। उस दिन अदिति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार अहंकार की जगह कुछ और था, सम्मान और जिज्ञासा। उस दिन झोपड़ी से लौटते समय अदिति का मन बिल्कुल शांत नहीं था। वर्षों से जो उसने सीखा था कि राजसी खून सबसे ऊंचा होता है, कि सेवा पाने का हक उसी का होता है जिसके सिर पर ताज हो, वह सब कुछ आरव की झोपड़ी में चुपचाप पिघलने लगा था। लेकिन वह एक और झूठ ले आई थी अपने साथ, अपनी पहचान का झूठ। उसने आरव से कहा था, मैं सिर्फ एक व्यापारी की बेटी हूं, जंगल में रास्ता भटक गई थी। आरव ने न सवाल किया, न संदेह जताया। उसका सरल मन लोगों की सच्चाई आंखों में पड़ता था, पर फिर भी उसने अदिति के कहे पर भरोसा कर लिया। इसके बाद अदिति कई बार अकेले जंगल की ओर निकलने लगी। राजमहल में सबको कहती, मैं ध्यान करने जाती हूं या मैं शिकार का अभ्यास कर रही हूं। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसे अब आरव से मिलना अच्छा लगने लगा था। हर मुलाकात छोटी होती पर गहरी। आरव उसे जंगल की कहानियां सुनाता, कैसे फूलों से रंग बनते हैं, कैसे वह पत्थरों को तराश कर मूर्तियां बनाता है, कैसे वह चांद को देखकर कविता कहता है। राजकुमारी के लिए यह एक नई दुनिया थी, जहां लोग हुक्म से नहीं, दिल से जुड़ते थे। एक दिन जब अदिति ने आरव की एक मूर्ति देखी, एक मां जो बच्चे को गोद में उठाए थी, वह स्तब्ध रह गई। तुमने इसे कहां से सीखा? आरव बोला, कला सिखाई नहीं जाती राज। फिर रुक गया। मेरा मतलब है, कला दिल से निकलती है, बस महसूस करना आता है तो हाथ खुद ब खुद काम करने लगते हैं। उस दिन पहली बार अदिति की आंखों में नमी थी।
कला और भावना के इस सीधे मिलन को देखकर वह आरव से कहती, तुम्हारे जैसे लोग ही असली राजा होते हैं, जो मेहनत करते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं। आरव मुस्कुराता, लेकिन उसके दिल में हर मुलाकात के बाद एक कांटा चुभता। काश मैं उसे सच्चाई बता पाता कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं, लेकिन फिर खुद से कहता, नहीं, मैं कौन होता हूं? मैं सिर्फ एक मजदूर हूं, और वो तो किसी और आसमान की चिड़िया है। उधर राजमहल में हलचल शुरू हो गई थी। रानी चिंता में थी। अदिति हर दूसरे दिन गायब हो जाती, कभी बिना अंगरक्षकों के निकल जाती, और जब लौटती तो उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट होती। एक दिन राजा ने पूछा, अदिति, कहां जाती हो तुम इन दिनों? वह बोली, स्वयं को खोजने पिता। महल की दीवारें अब मेरी सोच को सीमित करने लगी हैं। राजा ने उसे गौर से देखा, पर कुछ नहीं कहा। अब अदिति रोज मिलने लगी आरव से, कभी आम के पेड़ के नीचे, कभी छोटी पहाड़ियों के पास, कभी झोपड़ी के बाहर बैठकर। हर दिन उसका अभिमान एक परत और टूटता गया। अब वह सिंहासन की बातें नहीं करती थी, न अपने सौंदर्य पर इतराती थी। अब वह सिर्फ एक लड़की थी जो एक सच्चे इंसान की सच्ची दुनिया से जुड़ना चाहती थी। और आरव, वह हर दिन मिट्टी में अपने हाथ रंगता, लेकिन उसका दिल अब किसी और रंग में डूबा था, प्रेम के रंग में, जो उसके बस में नहीं था, लेकिन उसकी हर सांस में समा चुका था। एक सुनहरी सुबह थी, हवा में फूलों की खुशबू थी, और अदिति हमेशा की तरह झोपड़ी के बाहर आम के पेड़ के नीचे बैठी आरव की बातें सुन रही थी। आरव एक पुरानी लोक कथा सुना रहा था, एक किसान और चिड़िया की दोस्ती की कहानी, जिसमें चिड़िया किसान की फसल बचाने के लिए खुद घायल हो जाती है। अदिति मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में न सिर्फ कहानी की मिठास थी, बल्कि उस इंसान की गरिमा भी जिसे उसने दिल से स्वीकारा था। तभी अचानक घोड़े की टापें सुनाई दी। एक सिपाही राजमहल का राज चिन्ह लगाए हुए झाड़ियों से निकलकर झोपड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। राजकुमारी अदिति, वह झुका और जोर से बोला। आरव की आंखें चौंधिया गईं। क्या कहा तुमने? आरव उठ खड़ा हुआ। ये राजकुमारी है। अदिति की आंखों में एक पल को झिझक आई, पर अगले ही क्षण उसने धीरे से सिर हिलाया। हां आरव, मैं अदिति हूं, सोवर्णगढ़ की राजकुमारी। आरव कुछ क्षणों तक न बोला, न हिला, जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया हो। उसने एक गहरी सांस ली, झोपड़ी के भीतर चला गया और चुपचाप एक मिट्टी की मूर्ति को तोड़ डाला। वही मूर्ति जो उसने अदिति की मुस्कुराहट देखकर बनानी शुरू की थी। तो तुमने मुझे सिर्फ खेल समझा? उसका स्वर भारी था, लेकिन आंखें अब भी कोमल थीं। नहीं आरव, अदिति उसके पास आई। मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना, सिर्फ अपना नाम छिपाया ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे मन को। और आज मैं पूरे संसार के सामने कह सकती हूं कि तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे इंसानियत सिखाई। लेकिन आरव अब बहुत दूर जा चुका था, दिल के भीतर से। एक मजदूर एक राजकुमारी के लिए सपना भी नहीं देख सकता, और अगर देखे भी तो उसे टूटने के लिए ही जीना होता है। उसने बिना अदिति की ओर देखे अपनी झोपड़ी की ओर इशारा किया। अब तुम यहां मत आना, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अदिति की आंखें भर आईं, पर वह कुछ कहे बिना चली गई। राजमहल में तूफान खड़ा हो चुका था। राजा को जब सिपाही ने सब बताया, उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। एक मजदूर, एक आम आदमी ने मेरी बेटी को छुआ तक, उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने तुरंत सैनिकों को हुक्म दिया, उस इंसोलेंट युवक को गिरफ्तार करो और कालकोठरी में डाल दो। लेकिन इससे पहले कि सिपाही आगे बढ़ते, दरबार के बीचों बीच से आवाज आई, रुकिए। सभी की आंखें उस दिशा में मुड़ गईं। वो राजकुमारी अदिति थी। पहली बार दरबार में बिना सजे संवरे, बिना रथ के, बिना घमंड के, केवल अपने आत्मसम्मान के साथ। पिता, आप जिसे अपराधी कह रहे हैं, उसने केवल मुझे पानी पिलाया, भूख में रोटी दी और मेरे थके पैरों को बैठने की जगह दी। क्या यही अपराध है? राजा ने क्रोध से कहा। पर वो एक मजदूर है। हां, अदिति ने दृढ़ता से उत्तर दिया। और मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी को देखा जो बिना किसी लोभ, बिना किसी डर, सिर्फ इंसानियत के नाते मुझे देखता है। जिसने मुझे कभी राजकुमारी नहीं, बल्कि एक स्त्री समझा, जो मेरी बातों पर मुस्कुराता था, लेकिन मेरी आत्मा को भी सुनता था। सन्नाटा छा गया। पूरा दरबार स्तब्ध था। यदि कोई मेरे जीवन का अधिकारी हो सकता है, अदिति ने ऊंची आवाज में कहा, तो वो वही हो सकता है जिसने मुझे इंसान की तरह समझा, न कि एक उपाधियों से सजी मूर्ति की तरह। राजा की मुट्ठियां बंध गईं, लेकिन उसकी आंखों में एक पिता की हार दिखाई दी और बेटी की जीत।
राजा अदिति की बातें सुनकर मौन हो गया था, पर मन का अहंकार आसानी से हार नहीं मानता। वह जानता था कि उसकी बेटी का मन बदल चुका है, लेकिन एक राजा सिर्फ बेटी का पिता नहीं, पूरे राज्य का संरक्षक भी होता है। उसे आरव की काबिलियत को परखना था, न केवल उसके प्रेम को, बल्कि उसके व्यक्तित्व को भी। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, यदि वह सच में योग्य है तो उसे एक अवसर मिलेगा। मैं एक शर्त रखता हूं, 7 दिन में यदि वह कुछ ऐसा बना सके जिससे मेरा राज्य, मेरा जनमानस उसका सम्मान करे, तब मैं स्वयं इस विवाह को स्वीकार करूंगा। पूरे दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ ने इसे नामुमकिन कहा, कुछ ने मजाक उड़ाया, पर अदिति मुस्कुराई। उसे विश्वास था। आरव को जब यह शर्त बताई गई तो वह कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, राजा ने जो भी समय दिया है वो पर्याप्त है, लेकिन मुझे बस एक कोना चाहिए, एकांत में, और बहुत सारे पत्थर। उसे किले के पास एक खाली अहाता दिया गया, जहां दिन रात की मेहनत शुरू हुई। पहले दिन से ही आरव ने न हथौड़े को आराम दिया, न अपने मन को। वह हर चोट में भावनाएं उकेरता रहा, कभी प्रेम की, कभी संघर्ष की, कभी इंसानियत की। राज्य के लोग दूर दूर से आने लगे, देखने के लिए कि एक साधारण मजदूर क्या कर रहा है। किसी ने देखा कि एक मां अपने बच्चे को दूध पिला रही है, किसी ने देखा कि एक राजा एक किसान को पानी दे रहा है, किसी ने देखा कि एक राजकुमारी एक घायल मजदूर के पांव पर मरहम लगा रही है, और सबसे अंत में एक जोड़ी मूर्तियां आमने सामने। एक में अदिति थी, सिर ऊंचा, आंखों में आत्मबल और मुस्कुराहट लिए, और दूसरी में आरव, झुके हुए सिर के साथ, लेकिन चेहरे पर शांति, विनम्रता और प्रेम की अद्भुत गहराई। 7वें दिन जब राजा वहां पहुंचा, वह भी स्तब्ध रह गया। उसने एक एक मूर्ति को देखा, और उसके भीतर का राजा कहीं खो गया, बस एक मनुष्य रह गया। ये मूर्तियां पत्थर की नहीं हैं, वह धीरे से बोला। ये तो भावनाओं की भाषा बोल रही हैं। भीड़ तालियों से गूंज उठी। लोग अब आरव को केवल एक मजदूर नहीं, बल्कि एक कलाकार, एक भावुक दिल और एक सच्चे प्रेमी के रूप में देखने लगे। राजा ने मंच पर चढ़कर सबके सामने कहा, मैंने सोचा था कि एक मजदूर मेरे राज्य की राजकुमारी के लायक नहीं, पर आज मैं समझ गया कि मेरी बेटी वाकई भाग्यशाली है। फिर उसने आगे बढ़कर आरव का हाथ पकड़ा। राजकुमार या मजदूर नहीं, आज तू मेरी नजर में एक रचनाकार है, जिसने हमें इंसान होने की परिभाषा सिखाई। शादी बड़े धूमधाम से हुई, पर यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक क्रांति थी सोच की, जिसमें ऊंच नीच, जात पात, अमीरी गरीबी सब पीछे छूट गया था। राजकुमारी अदिति ने अपने आत्मसम्मान को और आरव ने अपने प्रेम और मेहनत को जीवन का आधार बनाया, और सोवर्णगढ़ की प्रजा वर्षों तक ये कथा अपने बच्चों को सुनाती रही कि जब प्रेम में सम्मान हो और संघर्ष में सच्चाई, तब एक मजदूर भी राजकुमारी का दिल जीत सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर एक पल के लिए भी आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसी ही और दिल छूने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि एक अच्छी कहानी सबके दिल तक पहुंचनी चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।